बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ यानी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन कराम, वर्ल्ड कप का शोर हर जगह और पूरी दुनिया में यकीनी तौर पर क्रिकेट के शायकीन क्रिकेट जो है वो दुनिया भर में फैले हुए हैं और जहाँ जहाँ भी जो क्रिकेट के शायकीन और पसंद करने वाले मौजूद हैं वहाँ पर वर्ल्ड कप की बाज़गश्त जो है वो तो यकीनी तौर पर सुनाई देनी है और सुनाई देगी। वर्ल्ड कप अपने आखिरी मराहल में पहुँच चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ फाइनल बड़ा मुकाबला जिसे हम कहते हैं ग्रैंड फिनाले रह गया है। बाकी तमाम फैसले हो चुके हैं। क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या होना है, ये तो वर्ल्ड कप में कल के बाद सब पता चल जाएगा और आज हम यकीन तौर पर इस पर बात भी करेंगे आज के मौजू पर। लेकिन पाकिस्तान में इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, पाकिस्तानी टीम पर इसका क्या हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर इसके क्या इंप्रेशंस हुए हैं, पाकिस्तान को अब क्या परफॉर्मेंस क्या रही है, पाकिस्तान को अब आगे क्या करना होगा, क्या यही चलता रहेगा कि एक सीरीज में अगर हम नाकाम होते हैं, किसी टूर्नामेंट में हम नाकाम होते हैं तो पूरे काया को पलट दो, क्या ये इसका हल है या नहीं है? आज यकीन तौर पर इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इंतहाई सीनियर क्रिकेट मुबस्सिर, तनकीद निगार और तज्जिया निगार मौजूद हैं जिनके आप प्रोग्राम भी वीनस टीवी पर देखते हैं। जनाब शहजादा मोइन मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। शहजादा भाई, बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे साथ हैं और आज बड़े टिपिकल मौजू पे बात करने हैं। आज यकीन तौर पर आपका अपना प्रोग्राम भी किसी से कम नहीं है, लेकिन आज आपने यहाँ पे कुछ ऐसे टॉप स्टोरीज के तौर पर, जैसे मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट है तो टॉप स्टोरी की तरह ही बात होगी आज। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं जो इतनी काया पलट चेंजेस हुई हैं पीसीबी में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, इसको छोड़ के पहले हम पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की जो कारकर्दगी है अब तक की उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। और क्या ये इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी कि हम छठे नंबर पर आए, या आप समझते हैं कि 10 टीमों में छठा नंबर, क्योंकि न्यूजीलैंड हमारे बाद है आई थिंक, और न्यूजीलैंड नहीं तो इंग्लैंड की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं रही है हमारे मुतालिक। बहरहाल पहला सवाल, शहजादा मोइन, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को अगर मैं सिर्फ आप ही का व्यू लेने की कोशिश करूं तो इस परफॉर्मेंस को कहां देखता है? देखिए अल्ताफ भाई, ये एक टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए शायद बहुत बदकिस्मती वाला टूर्नामेंट था। इससे कबल अगर हम देख लें तो कोई भी टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप में हम ऐसी कारकर्दगी हमारी नहीं रही। गो के हाँ ना की सिचुएशन ज़रूर होती थी, लेकिन हम फतह के करीब बहुत चले जाते थे, हम फाइनल 4 में आ जाते थे। लास्ट टाइम 2011 के बाद हमने सेमीफाइनल नहीं खेला। ओवरऑल इस टीम के कबल अगर ये कहा जाए कि एशिया कप है, क्योंकि इसके बाद हमने फाइनल के लिए क्वालिफाई करना था वर्ल्ड कप के लिए, उससे कबल हमने कुछ मेहनत नहीं की या टीम में तब्दीली नहीं की। जिस किस्म की तब्दीलियों की बात कर रहे हैं ना आप, एशिया कप से कबल हमने 2 से 3 टूर्स किए जहां पर हमने खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस के बेस पर जो है नौजवान खिलाड़ियों को चांस नहीं दिया। जिसका ज़्यादा हम देखा कि वहाँ पर वर्ल्ड कप में हमें नज़र आया शादाब अनफिट होते हुए नज़र आए, हारिस भी अनफिट रहे, इमाम, फ़खर, तमाम ही प्लेयर्स आपके अनफिट, तकरीबन आधी टीम अनफिट नज़र आई। फिर जब टूर्नामेंट का आगाज हुआ तो वहां पर हमने शुरू में 2 मैचेस में जरूर कामयाबी हासिल कर ली थी। ऐसा लगता था कि जिस किस्म की परफॉर्मेंस है हमने कंटिन्यू की थी, आगाज किया था, ऐसा लग रहा था कि हम टूर्नामेंट के फेवरेट टीमों में चले जाएंगे। गो के वर्ल्ड कप से कबल तमामी शायकीन, उसके साथ साथ तज्जिया निगार सबसे इंपॉर्टेंट, और दीगर ममालिक के जो साबका क्रिकेटर्स है वो पाकिस्तान को फाइनल 4 में देखते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बाबर आजम इनफरादी तौर पर अपनी इनिंग तो खेलते रहे, टीम को कामयाबी दिलाने से दरगुरेज रहे। साथ साथ ओवरऑल पूरी टीम की अगर हम बात करें, आपने इमाम, फ़खर, अब्दुल्ला शफीक से ओपन का कराते रहे। जबकि अगर हम देखें तो मेरी नज़र में अगर 50 ओवर की क्रिकेट के अंदर इमाम अच्छी ओपन करते हैं, क्योंकि इस वक्त अगर देखें तो आईसीसी रैंकिंग में वो नंबर 6 पोजीशन पे भी फाइज हैं। फिर फ़खर की बात कर ले तो ओवरऑल शुरू के मैचेस में उन्हें चांस मिला, लेकिन नाकामी के बाद आपने उसे साइडलाइन कर दिया। पूरे टूर्नामेंट के अंदर देख ले तमाम ही टीमों ने तकरीबन 400, 450, 350 रन की इनिंग खेलते हुए दिखाई दी दीगर टीमें। लेकिन हमारी टीम ऐसी थी कि शायद हमारी कप्तान की सोच भी ऐसी थी कि हम 280-90 से बाहर नहीं जा सकते। इसकी मिसाल मैं आपको दे दूं एक छोटी सी, कि जब हम अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेल रहे थे, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था हमारा अफगानिस्तान के खिलाफ, और वहां हमने देखा कि जब कप्तान ने टॉस जीता, टॉस जीतकर उनका कहना था कि हम इस विकेट पर 280-90 रन करना चाहते हैं। आप समझते हैं कि 82 जहां पर 400, 450 रन इस टूर्नामेंट के अंदर हो रहे हैं, वहां पर आप जो है 280 का और 290 का जहन लेकर
वो भी अपने से कमतर टीम के खिलाफ। जी। चले आपकी लेवल की टीम हो, आपकी पोजीशन की टीम हो, आईसीसी रैंकिंग की, तो समझ में आता है कि ठीक है वहां आप 80-90 200 पे चेस करने जा रहे हैं या करने जा रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि वहां पर ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। उस प्लानिंग के हिस्से में हमने वो स्कोर जरूर कर लिया जो कप्तान कह रहे थे, लेकिन मैच नहीं बचा सके हम उसमें। अच्छा मोइन साहब, एक बड़ी अहम तरीन बात आपने जो अब तक की जो इवैल्यूएशन की है उसमें बैटिंग का ज्यादा जिक्र किया आपने। बॉलिंग अटैक, दुनिया के तेज तरीन बॉलर्स, दुनिया का बहुत ही अच्छा पेस अटैक हमारे पास है, स्पिनर्स की हमारे पास कमी नहीं है, जरखेज तरीन जमीन है हमारी स्पिनर्स के लिए, लेकिन यहां पर आप बॉलिंग को इवेल्यूएट करेंगे तब भाई इससे बात पे आपकी शायद कुछ कहने से कबल मैं ये कह दूं कि इसी बॉलिंग अटैक को दुनिया के नंबर 1 बॉलिंग अटैक कहा जाता था, लेकिन 50 ओवर्स की क्रिकेट में, ये मेरा तजिया है कि 50 ओवर्स की क्रिकेट में ना हारिस रऊफ आपके जो है 10 ओवर्स वाले बॉलर हैं, ना हसन अली 10 ओवर्स वाले बॉलर हैं, जिस तरह शहनशाह आफरीदी करते हैं वो भी अगर देख लें तो वो भी 10 ओवर्स के बॉलर्स नजर नहीं आते हैं। अब आपके बात बता दें कि वर्ल्ड क्लास है, अगर हम कहें कि वर्ल्ड क्लास T20 में हमारी बॉलिंग है तो मैं मानने को तैयार हूं कि वर्ल्ड क्लास हम T20 क्रिकेट के बॉलर्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन अगर 50 ओवर्स के मैचेस हो जाए और उसके साथ साथ 5 डे क्रिकेट की बात कर लें तो शायद ये वो बॉलर्स नहीं है जो पूरे दिन जो है ग्राउंड के अंदर बॉल करते हैं। दूसरे अल्फाज में आप ये कह रहे हैं कि T20 ने जो है वो ये खराब कर दिया हमारी, यानी कि इस हमारी जो ये लॉट थी जो 10-10 ओवर कराने के काबिल, इससे पहले के जितने भी हमारे बॉलर्स रहे हैं, हमारे बैट्समैन रहे हैं, ये T20 ने 50 ओवर की क्रिकेट को बड़ा धचका पहुंचाया और हम इसकी तैयारी नहीं कर पाए। नहीं तैयारी की बात नहीं है अल्ताफ साहब, अगर हम देखें तो डोमेस्टिक क्रिकेट के जो बेस्ट परफॉर्मर है ना, आपने उनको कभी चांस देने की कोशिश ही नहीं की। आप ये बताएं, इब्रार बेस्ट है परफॉर्मेंस है, दुनिया जो है मिस्ट्री बॉलर्स के तौर पर तमाम ही टीम ने जो है एक बॉलर्स अपने शामिल किए। इब्रार गो के ये लोग कह रहे थे कि ठीक है ये 15 रुकनी स्क्वाड में होगा, माहिरीन कह रहे थे, साबका क्रिकेटर्स कह रहे थे, बल्कि टीवी चैनल्स में बैठकर जो इस वक्त के जो सिलेक्टर बने हैं वो भी यही बात कर रहे थे कि यहां पर इब्रार को टीम में शामिल होना चाहिए था, लेकिन वो टीम में शामिल नहीं हुए। आप कह रहे हैं कि स्पिनर्स, अगर फुकदान देखें तो बाबर आजम इस टूर्नामेंट के अंदर अपने स्पिनर से सिर्फ 12 विकेट लेने में कामयाब हुए 9 मैचेस के अंदर। तो आप फुकदान तो नजर आ रहा है आपके पास, वो तस्लीम भी कर रहे हैं कि हम ठीक है, हमने जो है ना सिर्फ 12 विकेटें हासिल की। मिडल ओवर्स के अंदर अगर हम देख लें तो हमारे पास बॉलर्स ऐसे नहीं थे जो हमारे मिडल ओवर्स में जो है ना विकेटें ले लेते। माजी में अगर हम बात कर लें ना तो सकलैन मुश्ताक अहमद, सईद अजमल, ये वो बॉलर्स थे जो पाकिस्तान के मेन अटैक बॉलिंग कर रहा होता था। वसीम अकरम, वक्कार यूनुस और साथ साथ आकिब जावेद साहब बॉल कर रहे होते थे, तो उनको सपोर्ट करने के लिए मुश्ताक अहमद भी थे, सकलैन मुश्ताक भी थे, सईद अजमल का दौर भी रहा। तो वहां पर आप देखें कि स्पिनर्स हमारे पास 4-4, 5-5 विकेटें निकालते थे तो सपोर्ट हासिल होता था। फिर जब टेल एंडर की बारी आती थी तो वसीम, वक्कार, आकिब ये वो टेल एंडर को निकालते थे। फिर हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें खत्म होती गई। एक दौर जरूर थोड़ा सा आया था फास्ट बॉलिंग का मजीद, जहां पर शोएब अख्तर थे, मोहम्मद शमी थे, पाकिस्तान को फास्ट बॉलिंग अटैक कराया जाता था। अब वहां पर हम देखते हैं कि ये सारी चीजें चली गई हैं पसे मंजर में। और जो टीम आपके सामने, आपके शहनशाह आफरीदी बेशक T20 के कप्तान है, बन गए, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो है T20 की कप्तानी उन्हें सौंप देनी चाहिए थी? मैं ये कप्तानी की जो मैंने कहा ना, ये जो उखाड़ पछाड़ जो अब पीसीबी में और पाकिस्तान टीम में की गई है, इस पर जरूर आपसे तफसीली गुफ्तगू करूंगा, लेकिन अभी मुझे ये बताइए कि बॉलिंग के फेलियर की वजह आपकी नजर में, क्योंकि ये इंडिया में और भारत में इस मरतबा जो वर्ल्ड कप हुआ है वो हाई स्कोरिंग मैचेस हुए सारे, और कहा गया कि ये बॉलर्स का तो कब्रिस्तान बन गया, 400 रन बन रहे हैं हमें, जो बहुत कम देखने में आते हैं वनडे क्रिकेट के अंदर। तो क्या ऐसे मौके पर क्या आप समझते हैं कि ज्यादा फोकस हमारा बैटिंग की तरफ ही होना चाहिए था? सबको पता था कि बॉलिंग नहीं शायद ज्यादा परफॉर्म नहीं करना, इल्ला सिर्फ और सिर्फ भारत के। इसका मैं अलग से सवाल करूंगा, पहले मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक जो है ना, क्या बैटिंग को ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए था? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। गो के इंग्लैंड के खिलाफ बड़ा इंपॉर्टेंट मैच हम आखिरी खेल रहे थे, बिल्कुल किस्मत की देवी हम पर शायद मेहरबान नहीं थी, हम टॉस नहीं जीत सके। अगर टॉस जीत जाते तो शायद उस मैच में कुछ नक्शा, शायद का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि शायद पाकिस्तान वो टारगेट दे पाता इंग्लैंड को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। टॉस हम हार गए तो शायद सब कुछ हो गया। लेकिन उससे कबल एक चीज होती है, टॉस के बाद है टीम का अनाउंस। उस मैच के अंदर हम 3 बॉलर्स के साथ जा रहे थे, चौथा बॉलर हमारे पास स्पिनर, 5वां बॉलर हमारे पास इतने इंपॉर्टेंट मैच में हमने 5वें बॉलर को इस्तेमाल करने की जरूरत महसूस नहीं की। कप्तान ने यह सोचा कि इफ्तिखार
और सलमान अली आगा से हम कंप्लीट ये जो है 5 ओवर करवा लेंगे। आप फेलियर देखिए कप्तान के कि यहां पर भी नजर आ रहा था इतने इंपॉर्टेंट मैच के अंदर। गो के वो टॉस हार गए, अगर टॉस जीत जाते तो वहां तो हमारे पास इंपॉर्टेंट थी था, हम कर सकते थे, हमारी बैटिंग के अंदर इतना दमखम था। फिर फखर जमान जिस तरह बैटिंग कर रहे थे पूरे टूर्नामेंट के अंदर और लास्ट 2 मैचेस में उनकी जो फॉर्म लगी हुई थी, हम उम्मीद कर रहे थे कि अगर पहले पाकिस्तान बैटिंग करता तो 400-450 रन कर सकता था। 287 रन की मार्जिन से हमने जीतना था वहां, लेकिन हमने बॉलर्स नहीं खिलाए। अगर वहां पर बॉलर्स खिलाते और टॉस पाकिस्तान जीत जाता तो शायद थोड़ा सा नक्शा चेंज हो सकता था, क्योंकि किस्मत की देवी कभी कभी पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा मेहरबान हो जाती है। ऐसा बिल्कुल ऐसे हुआ और नो डाउट नजर भी आया। क्या क्या तनकीद अपनी जगह है, ओवरऑल आप समझते हैं कि दीगर दुनिया में क्रिकेट को इजाद करने वाले इंग्लैंड का भी इस टूर्नामेंट में कमोबेश वही हाल रहा जो पाकिस्तान का रहा, न्यूजीलैंड भी को बहुत ज्यादा टीम अगर कोई नजर आ रही है बताए तो वो इंडिया और दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया यकीन तौर पर जो फाइनल भी खेल रही है। आप समझते हैं कि इस वर्ल्ड कप में वो जो होता रहा यानी कि इतने हाई स्कोरिंग मैचेस को के लिए शायद ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे बैट्समैन और बॉलर को कोप करने के लिए तैयार नहीं थे। देखिए इंग्लैंड की बात कर रहे हैं ना आप, क्रिकेट उन्होंने ही ईजाद किया और जिस किस्म की क्रिकेट खेलते नजर आए इस टूर्नामेंट के अंदर वो शायद उनसे तवक्को नहीं थी। और साथ साथ अगर हम इस टूर्नामेंट में उनकी बात करें ना तो उनके बैटर्स बहुत ज़्यादा फ्लॉप हुए। लास्ट जब वो फॉर्म में वापस आए तो शायद बहुत देर हो चुकी थी इस टूर्नामेंट में वापसी का रास्ता फाइनल 4 के लिए जगह बनाना। लेकिन वहाँ आपको सिर्फ तनकीद हो रही थी, वहाँ सिलेक्शन कमेटी के म्यार को आप देख लें कि वहाँ पर उससे किसी ने उछाड़ पुछाड़ करने की कोशिश नहीं की। वो प्लेयर्स थे, इन प्लेयर्स ने भी तस्लीम किया कि हाँ हमसे परफॉर्मेंस नहीं हुई, हमने कोशिश ज़रूर की लेकिन परफॉर्मेंस नहीं हो पाई। लेकिन हमारे कप्तान यहाँ पर ये कहते रहे कि हम अगले मैचेस में कोशिश करेंगे मैचेस जीतने की, अगले मैचेस में हम बहुत कुछ आज की हार के बाद सीखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर तो बहुत सी चीजें आप 2 कप्तानों के अंदर डिफरेंट नजर आ रहा होगा। बोर्ड की तरफ से वहां प्रेशर नजर नहीं आ रहा था। टीम क्योंकि इंग्लैंड की थी, लास्ट है दिफाई चैंपियन भी थी वो 2019 के वर्ल्ड कप की, यहां पर तवक्को उनसे बरखलाफ हो गए और इस टूर्नामेंट से वो बहुत ज्यादा नीचे नंबरों पर रही। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस टूर्नामेंट के अंदर 2 टीमें ऐसी थी जिससे तवक्को थी फाइनल 4 के अंदर आने की, और वो कुछ 2 टीमें पाकिस्तान थी और इंग्लैंड की टीम, और दोनों ही टूर्नामेंट से बाहर रही और दोनों की परफॉर्मेंस नाकिस रही इस टूर्नामेंट के अंदर। और जिस तरह आप बात कर रहे थे ना इस टूर्नामेंट के अंदर 400-450 रन स्कोर हो रहे थे, इसी 400-450 रन पर इंडिया के बॉलर्स ने जिस किस्म की बॉलिंग की वो आपके सामने है। सिराज की आप बॉलिंग आपने देखा, बुमराह की बॉलिंग देखी, कुलदीप की बॉलिंग देखी, जडेजा की बॉलिंग देखी, पांड्या, और फिर जब टीम में जगह नहीं बन रही थी शामी की और जब वो वापस आए टीम के अंदर शामी तो ऐसी विकेटें उड़ा रहे थे कि टॉप लीडर विकेट लीडर बॉलर बनते हुए नजर आए इस टूर्नामेंट के अंदर। वो नो डाउट इसमें कोई शक ही नहीं है कि भारत की परफॉर्मेंस को हमें इवेल्यूएट करना, नो डाउट कि बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं इसके ऊपर, लेकिन भारत इस पर बात किए बिना ओवरऑल देखा जाए तो भारत ने इस वर्ल्ड कप में नो डाउट होम ग्राउंड का एक फैसिलिटेशन तो होती है, एक इसका सपोर्ट तो जरूर रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस अनबीटन रहे हैं। एक प्रेशर जो पाकिस्तानियों पर, पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर हमेशा से रहता है, अवाम के अलावा एक पीसीबी का यानी कि एक इंतजामिया का प्रेशर कि नहीं जीत के आओगे तो बाहर जाओगे, और यही हुआ। और क्या ये प्रेशर भी परफॉर्मेंस पर असरअंदाज होता है आपकी ज़ाती नज़र में? देखिए परफॉर्मेंस पर तो असरअंदाज नहीं होना चाहिए। इनफरादी तौर पर अगर मैं बाबर की बात करूं T20 में, और जिस तरह दोनों खासकर रिजवान और बाबर पाकिस्तान को मुतद्दिद कामयाबियां दिला चुके हैं अपनी बैटिंग से T20 के अंदर। 50 ओवर्स की क्रिकेट में सब कुछ बदल जाता है, आपने 10 ओवर्स भी करने होते हैं, 50 ओवर्स विकेट पे खड़े भी होना है। आप ये देखें कि हमारे बैटर्स कमज़ोर टीमों के खिलाफ भी जो है पूरे 50 ओवर्स नहीं खेल पाए, तो ये एक लम्हे फिक्रिया कि हमारे बैटर्स पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल रहे थे, जिसका हमें ये करना पड़ा कि बहुत से मैचेस में हमें जो पॉइंट्स थे ना वो पॉइंट्स भी वहाँ से हमें निकालने पड़े। तो बहुत सी चीज़ें सामने थी, क्योंकि एक मिसाल पॉइंट्स की मैं बात करूँ, बात निकल गई है, तो इसी पे रिजवान की इनिंग की बात मैं कर लूँ, जहाँ पर बाकायदा तौर पर बांग्लादेश के खिलाफ बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेल रहे थे, वहाँ 32 ओवर में रन चेस कर रहे थे। वो चेज अगर हम 30 ओवर्स के पहले कर लेते ना तो जो पॉइंट्स पे हमारे जो कैलकुलेशन आ रही थी, जिस तरह हमें 287 रन का हमें ये कहा गया कि इंग्लैंड के खिलाफ हम कामयाबी हासिल करें, इस मार्जिन से तो हम जीत पाए, जो क्वालिफाई कर सकते हैं, उस पे प्रेशर कम हो जाता है। उस पे ये होता है कि हम जो अगर 30 ओवर्स के अंदर कर लेते तो फिर हमें टारगेट होता है 160-180 रन से हमें मार्जिन से शिकस्त देनी होती है। तो 100 रन का डिफरेंट पाकिस्तान के बॉलर्स के अंदर इतनी सलाहियत थी
कि 160 रन से शिकस्त दे सकते थे इंग्लैंड की टीम को। मींस के कैलकुलेशंस फिर रिजवान ने ये कहा कि जब उनसे सवाल किया गया क्या आपको पता नहीं था कि 30 ओवर्स के अंदर ये रन कर लेते तो कैलकुलेशन रन रेट की आपकी थोड़ी ऊपर आ जाती, तो उन्होंने कहा कि शायद है हमारे मैनेजमेंट में हमें नहीं बताया। तो बहुत कुछ है, हमने आया है कि पूरी दुनिया कैलकुलेशन के साथ मैचेस खेल रही है। आप इंपॉर्टेंट मैच खेल रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ, वहां भी आप इस किस्म की गलतियां करेंगे। जहां पर जो चेज हो जाना चाहिए था 30 ओवर्स के अंदर, वहां भी आप 32 ओवर में चेज कर रहा है। और फिर पाकिस्तान के विकेट कीपर बैटर रिजवान ये बयान दे देते हैं आपके मीडिया के सामने। तो बहुत कुछ है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस मौजूद पर जरूर बात करूंगा। रिजवान का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे इतने महंगे महंगे जो सपोर्टर्स साथ जाते हैं, जो एनालिस्ट साथ जाते हैं, उनको इस गोरख धंधे में हमारा साथ देना चाहिए। ये हो क्या रहा है कि कैप्टन को पता ही नहीं होता या हमारे बैट्समैन को पता नहीं होता कि इन्हें कैसे चेस करना है। वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं और दोबारा से यहीं से सिलसिले का आगाज करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान हाजिर है। और वक्फे से पहले, जाने से पहले मैं बात कर रहा था शहजादा मोइन से। सीनियर मुबस्सिर हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार मौजूद हैं, प्रोग्राम होस्ट भी हैं, स्पोर्ट प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं। कि पाकिस्तान की नाकामियों में जहाँ बहुत सारी वजूहात रही, वहाँ एक प्रेशर तो नहीं था। तो उन्होंने यकीन तौर पर इसका ये जवाब दिया कि प्रेशर तो होता है, लेकिन नो डाउट इस प्रेशर से निकल के ही जो ट्रेनिंग होती है उससे आगे बढ़ना होता है। और कुछ चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, जिससे मैनेजमेंट का काम होता है कि इन चीज़ों को किस तरह से आगे लेके चलना है, प्लेयर्स को किस तरह से गाइड करना है। जैसे 32 और 30 ओवर का जिक्र किया, तो क्या आप समझते हैं कि इस मैनेजमेंट को, अगर वो 32 की जगह 30 में होता, और जो आसानी से हो भी सकता था अगर कोशिश की जाती, तो पाकिस्तान के लिए आइंदा अगले रास्ते जो थोड़े से और आसान होते? बिल्कुल है भाई, जिस तरह मैं जिक्र कर रहा हूँ ना कि 30 ओवर्स में करते हैं, मैंने डिफरेंट बता दिया कि 100 रन का फर्क आ जाता। और वो 100 रन, मैंने कहा कि पाकिस्तान की बॉलिंग के अंदर इतनी सलाहियत थी कि इंग्लैंड को 160 रन से शिकस्त दे सकते थे, 180 रन से शिकस्त दे सकते थे पाकिस्तान के। लेकिन शायद जिस तरह कैलकुलेशन का मसला है, कप्तान को खुद बाबर के साथ साथ रिजवान को खुद नहीं पता था कि मुझे 30 ओवर के अंदर रन चेस करना है। अगर वहाँ पर कर लेते, और फिर वहाँ पर फेलियर ये देखें कि जहाँ पर हमें तेज रन करने थे, बाबर ने भी वहाँ पर कुछ तब्दीलियाँ बैटिंग ऑर्डर में नहीं की, सेम उसी तरह बैटिंग ऑर्डर पे किया, क्योंकि हमने मैचेस आसानी से पकड़ लिए थे बांग्लादेश के खिलाफ। तो वहां पर आपके पास नीचे नंबरों पे इफ्तिखार बड़ा तेज खेलते हैं, आप ऊपर नंबर पे इफ्तिखार को भेज सकते थे ताकि पाकिस्तान जो है जल्द से जल्द ओवर्स में कामयाबी हासिल करे। इसी की मिसाल आपके सामने है न्यूजीलैंड और श्रीलंका वाले मैच में, जहां पर न्यूजीलैंड ने 24 ओवर के अंदर जो है वो टारगेट जो है चेज किया, जबकि उनको पता था कि अगर हम 25 से 27 ओवर्स के अंदर जाएंगे तो हमारी भी कैलकुलेशन नीचे चली जाएगी। लेकिन उन्होंने विकेटें नहीं गिर, विकेटें एक एंड से गिर रही थी, लेकिन दूसरे एंड से उन्होंने रन रेट को नीचे आने नहीं दिया, मुसलसल चौके छक्के लगा रहे थे। और उन्होंने यही किया कि इसका फायदा उठाया, जो है रन को चेस किया। एक बड़ा अहम तरीन मैच पाकिस्तान का, गो के वो बारिश की नजर हुआ, लेकिन उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस खुल के सामने आई और उम्मीद की एक नई लहर दौड़ गई पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये आ गया पाकिस्तान। अब तो पाकिस्तान को पहुंचने से इवन भारतीय मीडिया भी अब पाकिस्तान के गुण गाने लगा था, और लग ऐसा रहा था कि पाकिस्तान तो अब टॉप 4 में हर सूरत में पहुंचेगा, बल्कि कुछ लोग तो चैंपियन भी बना चुके थे पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का। उस मैच के बारे में शहजादा मोइन क्या सोचते हैं? देखिए, ये कुदरत का निज़ाम है। श्रीलंका न्यूजीलैंड से मैच से कबल यही पेशन गोई थी कि बारिश 95% बारिश होगी। कुदरत का निज़ाम था, बारिश नहीं हुई और शायद काया पलट गई और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सारी चीज़ें चली गई, क्योंकि दुआएं भी शायद काम नहीं आई और ऐसा लगा कि शायद बाबर आजम के साथ भी किस्मत की देवी मेहरबान नहीं थी। फिर पाकिस्तान पहुंचते हैं, फिर कप्तान चेंज होता है, उन्हें एक फॉर्मेट के लिए कप्तान ज़रूर नामजद किया जा रहा था, लेकिन शायद ये वक्त नहीं था पाकिस्तान के लिए कप्तान चेंज करना। तब्दीलियाँ, ये बड़ी अहम तरीन पाकिस्तान में जो तब्दीलियाँ और जिस अंदाज से होती हैं वो तो मैं और आप सब जानते ही हैं हर जगह पर। तो यहाँ क्रिकेट बोर्ड में भी कमोबेश ऐसा ही सिलसिला हुआ कि पाकिस्तान यहाँ से हारा और वहाँ से पहले कप्तान चेंज हुए, कप्तान के बाद अब पीसीबी का पूरा फॉर्मेट, यानी कि पूरे करता रहता लोग, चीफ सिलेक्टर से लेके बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच और डायरेक्टर्स तक तमाम ही लोग नए आए हैं। सबसे पहले तो इन तब्दीलियों पे कैसे देखते हैं? पहले मैं चीफ सिलेक्टर
वहाब रियाज की बात करूंगा। थोड़ा सा रोशन डालिए, आपकी तनकीदी निगाह या तमहीदी निगाह क्या कहती है? देखें, अगर क्योंकि क्रिकेट हो गई बड़ी मॉडर्न, जी जी और मॉडर्न के लिहाज से अगर देखा जाए ना, तो वहाब रियाज सबसे बेस्ट चॉइस है। सिलेक्शन कमेटी के सरबराह भी हैं, और जिस तरह वहाब रियाज अब काम कर रहे हैं, हम दुआ गो हैं कि वो अच्छी सिलेक्शन करें टीम का। और साथ साथ क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है हमारा ऑस्ट्रेलिया का, 3 टेस्ट मैचेस हमने वहाँ पर खेलने हैं, और इससे कबल पाकिस्तान कभी भी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ जीतने में नाकाम रहा है। तो शायद नई मैनेजमेंट के बदौलत पाकिस्तान जो है ऑस्ट्रेलिया में कोई सीरीज जीत पाए। लेकिन ओवरऑल जो कारकर्दगी है इस वक्त वर्ल्ड कप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया की गिरी हुई टीम थी, इस वर्ल्ड कप के अंदर उठकर संभली और संभल कर फाइनल खेल रही है, और कल इसका फाइनल मैच है खेला जाएगा। क्योंकि लोग यही नहीं समझ रहे थे कि शायद ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर हो गए, लेकिन वो फाइनल खेल रही है इंडिया के खिलाफ, और बड़ा अच्छा फाइनल होगा। यकीनन हमारी भी दुआ है कि दोनों टीमों के दरमियान अच्छा फाइनल हो। शायकीन क्रिकेट बड़ा अच्छा फाइनल देखते हुए नजर आया। आपने बात की खासकर पाकिस्तान में पिछाड़ की, कप्तानी के हवाले सबसे पहली बात, क्योंकि इंपॉर्टेंट दौरा है, बाबर आजम है क्योंकि कप्तानी कर रहे थे, फिर उन्हें कप्तानी के दौर से हटाया गया। उन्हें ये कहा गया कि जब उनकी ज़का अशरफ से मुलाकात हुई तो वो कह रहे थे कि मुझे एक फॉर्मेट का नहीं, तीनों फॉर्मेट में अगर मैं कप्तानी करूंगा तो सही है, वरना तो फिर मैं एक फॉर्मेट के लिए भी कप्तानी नहीं करता। तो खैर पीसीबी ने उनको कप्तानी के ओहदे से फारिग कर दिया। दुनिया भर में बहुत सी मिसालें, और खासकर पाकिस्तान की मिसाल ऐसी है कि इस किस्म की कारकर्दगी वर्ल्ड कप में रही तो ऐसे ही कप्तान चेंज होते हैं। 92 के से ले लें और अब 2023 है, तो यही सिलसिला कप्तान के साथ होता रहा है। माजी में सरफराज आपके साथ है, मौजूद है उसकी मिसाल कि किस तरह उनको टीम से पहले बाहर किया गया, फिर कप्तानी के ओहदे से भी वो फारिग हो गए। अब एज ए प्लेयर वो टीम के साथ है, खेलने टेस्ट टीम का हिस्सा है। गो कि अब सिलेक्शन का म्यार देखना है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी सिलेक्शन होती है या नहीं होती है। दूसरे तरफ अपने वहाब रियाज की बात कर रहे थे, वहाब रियाज है जिस किस्म के, क्योंकि उनके पास है वजीर पंजाब का भी ओहदा है, वो वहां पर भी बाकायदा तौर पर खेल को देख रहे हैं, तो एक अच्छा साइन है। पाकिस्तान कुछ तब्दीलियां जो हुई है ना, थोड़ी सी अलग तब्दीलियां हुई हैं, और इस तब्दीली में क्रिकेटर्स ज्यादातर आए हैं, और वो क्रिकेटर्स आए हैं जिन्होंने हाल ही में जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से या पाकिस्तान क्रिकेट टीम से रिजाइन दिया हो। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बाबर के साथ जो जाती हो रही है, मैं समझता कि उनके साथ नहीं होनी चाहिए था। बाबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट टीम की कप्तानी करनी थी, क्योंकि शान मसूद है शायद कुर्बानी का बकरा मैं समझता हूं कि बनाया गया, जिस किसी को बाहर से लेकर आए शान मसूद को, और फिर उनको कप्तानी सौंप दी गई है। गो के कराची से ताल्लुक जरूर है शान मसूद का, लेकिन ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस जो हालिया है वो इस किस्म की नहीं है। 9 मैचेस का उनका एवरेज अगर लास्ट देख लें तो वो 9 मैचेस के अंदर 89 रन स्कोर उन्होंने किया है, तो समझ लें 10 रन पर ओवर का। यहाँ एक और चीज, हम कप्तानी या कप्तान के मॉडल को लिए हमें उसकी एवरेज के बजाय उनके अंदर कायदाना सलाहियतें, क्या आप समझते हैं जाती हैसियत में जो ग्राउंड के अंदर जो एक्टिविटी हो रही होती है, क्या शान मसूद उसमें इतने एक्टिव नजर आते हैं? देखिए, शान डोमेस्टिक में भी कप्तानी कर चुके हैं, फिर साथ साथ मुल्तान सुल्तान की भी कप्तानी कर चुके हैं। काउंटी क्रिकेट जहां वो खेल रहे थे वहां से भी उन्होंने कप्तानी की है। थोड़ा सा तजुर्बा तो जरूर है, लेकिन इंटरनेशनल म्यार की कप्तानी में बड़ा फर्क आ जाता है। बिल्कुल सही। और फिर ऑस्ट्रेलिया का दौरा आपने करना है, और फिर आप टीम से इन आउट रहे हैं, ऐसा होता है ना, प्लेयर रेगुलर प्लेयर है, सालों से खेल रहा हो, ठीक है। क्योंकि हमने सरफराज के बाद अगर देखें तो सरफराज ही बाय बर्थ कप्तान है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उसके अलावा कोई ऐसा कप्तान नजर नहीं आया। इमरान खान के अंदर एक सलाहियत मौजूद थी, लेकिन उनकी सलाहियत ऐसी थी कि वो प्लेयर्स को जांच लेते थे और लड़ जाते थे सिलेक्टर्स के सामने कि हमें ये प्लेयर चाहिए। बिल्कुल। तो इसके बाद कोई ऐसा कप्तान नहीं आया, ऐसा कप्तान नहीं आया। इंजमाम अच्छी कप्तानी कर रहे थे, उन्होंने भी बड़ा पावर रखा अपने दौर में। बैटिंग और बॉलिंग कोच, पहले बैटिंग कोच की मैं बात कर रहा हूँ, जो है लेजेंडरी क्रिकेट यूनुस खान को बैटिंग की तरफ लाया गया। जैसे आपने पिछला जिक्र किया, ये कम अज कम, ठीक है उखाड़ पछाड़ इतनी तेजी से होनी चाहिए ये नहीं होनी चाहिए, मुख्तलिफ राय हैं इसके बारे में, लेकिन कम अज कम जो भी चेंजेस हुई हैं प्रोफेशनल्स आए हैं, हालिया क्रिकेट से रिटायर होने वाले जो क्रिकेट को पे बड़ी गहरी निगाह रखे हुए। कैसे देखते हैं यूनुस खान को एज एन बैटिंग कोच? देखें, बैटिंग कोच यूनुस खान, क्योंकि अब ज़रूरत थी, पता क्या अल्ताफ साहब, है कि बोल्ड डिसीजन लेने वाला बंदा, और अब जितनी भी मैनेजमेंट आ रही है ना, आप देख लें सारी बोल्ड डिसीजन लेने वाले। यूनुस खान अपने
कंप्रोमाइज़ नहीं करते किसी कभी भी नहीं चीज़ पर। मोहम्मद हफीज़ किसी तरह नहीं करते, क्योंकि मोहम्मद डायरेक्टर। हफीज़ की मैं आपकी मिसाल दूँ, क्योंकि इस वक्त डायरेक्टर वो मिक्की आर्थर की जगह ले चुके हैं, साथ साथ वो हेड कोच की भी फ़राइज़ अंजाम देंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए। और जिस तरह हफीज़ की बात मैं कर रहा था ना कि पिछले दिन जो टेक्निकल कमेटी बैठी थी और जिस पे ये फैसला होना था कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन थी, जिस पे इंतजाम भी मौजूद थे, उसमें सिर्फ इस बात पर उठकर वो चले गए थे कि मोहम्मद हफीज़, और उसके बाद उन्होंने उससे रिज़ाइन दे दिया था कि मुझे सरफराज अहमद और अहमद वसीम टीम में चाहिए इस वर्ल्ड कप के। उन्होंने अपनी सिलेक्शन, लेकिन उन पर कहा गया कि नहीं ठीक है, आप खामोश बैठें, जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर टीम है। तो फिर उसके बाद उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया वक्त ने था। साबित किया कि उन और आज खिलाड़ियों की जरूरत देखें थी। कि फिर मिक्की आर्थर की जगह वो यहाँ पर और वक्त डायरेक्टर ने पाकिस्तान टीम की क्रिकेट परफॉर्मेंस बोर्ड ने भी लगे साबित हुए किया कि हैं, इन हेड दो चीजों कोच की लगे हुए हैं, और अब उनके ऊपर सारी चीजें दारोमदार है कि वो किस टीम की सिलेक्शन करते हैं। उम्मीद है कि अच्छी सिलेक्शन होगी, लेकिन जो भी हो, डोमेस्टिक क्रिकेट में जो लड़के परफॉर्म करते हैं उन्हें जरूर मौका फराहम करना चाहिए। पीएसएल के बेस पे हमें शायद अब इस चीज को दूर कर देनी चाहिए। जो लड़का पीएसएल में परफॉर्म करता है आप उसे कौमी टीम का हिस्सा बना देते हैं, बेशक बनाए, अच्छा टैलेंट मौजूद होता है। मोहम्मद हारिस नो डाउट बड़ा अच्छा विकेट कीपर है, बड़ा अच्छा बैटर है, लेकिन अभी उसकी जगह थोड़ा सा डोमेस्टिक क्रिकेट उन्हें खेलने दें, क्योंकि हमारे पास जितने भी लड़के आ रहे हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, T20 से खेल के T20 पीएसएल खेलते हैं। जी, जी। पीएसएल के बाद वहां पर उनकी परफॉर्मेंस नजर आती है, कौमी टीम का हिस्सा बन जाते हैं। आप इसकी मिसाल खुशदिल शाह देख रहे हैं, आसिफ अली देख लें, शाहनवाज दानी देखें, आज कहाँ है ये सब साइड लाइन हो गए हैं। कोई भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है जो गुरुम करता हुआ नजर आए पाकिस्तान आगे क्रिकेट आगे टीम आगे अपनी के। मुस्तकिल जगह बना पाया हो। बिल्कुल। अच्छा, बॉलिंग कोच को ऐसे देखते हैं, उमर गुल को बॉलिंग कोच की हैसियत से इस बार जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। देखें, अफगानिस्तान के खिलाफ भी वो बॉलिंग कोच की हैसियत से काम कर रहे थे, काफ़ी अफगान की बॉलिंग को भी उन्होंने उठाया, और फिर परफॉर्मेंस आपके सामने गो के काफ़ी अरसा उन्होंने उस बॉलिंग कोच में लगाया अफगानिस्तान के साथ। और साथ साथ जिस किस्म की अब जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है पाकिस्तान के, पिछले दिन मेरी उमर गुल से ही बात हो रही थी, उन्होंने यही कहा कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर 100% देने की कोशिश करूंगा। T20 क्रिकेट में अगर देखें तो उमर गुल से ज़्यादा बेहतर बॉलर पाकिस्तान पास कोई भी नहीं रहा। इसमें कोई शक की और बात अब नहीं। क्योंकि वो बॉलिंग कोच की हैसियत से काम करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, तो बहुत कुछ अब नज़र आएगा आपको अलग थलग, क्योंकि उमर गुल है इन स्विंग आउट स्विंग करने वाले और रिवर्स स्विंग करने वाले बेहतरीन बॉलर हैं। और इसी तरह अगर हम देखें तो डोमेस्टिक में उन्होंने 3 से 4 लड़के ज़रूर उस दिन मुझे बताए थे कि 3 से 4 लड़के ज़रूर हैं जिन्हें अगर मैं बॉलिंग कोच बना तो उन्हें ज़रूर लेकर आएंगे। उन्होंने खासकर मीर हमजा का बड़ा जिक्र किया कि मीर हमजा बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है, अच्छी बॉल कर रहे हैं। फिर साथ साथ उन्होंने अरशद जमाल एक लड़का है, अरशद इकबाल, वो बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है, उसको वो करेंगे कंटिन्यू। और फिर पाकिस्तान कप के अंदर जिस किस्म की कारकर्दगी जो अच्छा बैटर या बॉलर होगा उनमें से वो ज़रूर कोशिश करेंगे कि अच्छे बॉलर्स को निकालें। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो फास्ट बॉलिंग का शोबा है, हम शायद बहुत ज़्यादा, यही जो कुछ देर कबल मैं आपसे कह रहा था कि पीएसएल पर बॉलर्स हम निकाल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम डोमेस्टिक क्रिकेट में ज़्यादा काम करेंगे अगर मुझे ओहदा सौंपा गया। ये ओहदे से कबल की बात है उमर गुल की मेरी। तो उन्होंने ये कहा था कुछ अरसा अगर हम रह गए तो शायद पाकिस्तान के लिए अच्छे बॉलर प्रोवाइड कर सकते। नो डाउट, ये इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है कि उमर गुल और यकीनी तौर पर लेजेंडरी यूनुस खान साबिक कप्तान और मोहम्मद हफीज़, ये वो टीम है जो अब साथ निभाएगी वहाब रियाज का। तो एक चांसेस, उम्मीद तो है, ठीक है, कुछ अर्ली है, कुछ लोगों का इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम इस लेवल पर के कम से कम प्रोफेशनल्स लोग जो क्रिकेट को समझते हैं, क्रिकेट उनकी ज़िंदगी का हिस्सा रही है, तो शायद वी होप सो, मैं तो बड़ा पुरुमीद हूँ कि शायद कुछ बेहतरी के अहम तरीन लम्हात हम आगे जाने वाले पाकिस्तान क्रिकेट में देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा मुस्तकिल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगली कोई सीरीज़ हम हारें। अगली सीरीज़ पे बात करते हैं, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की अगली सीरीज़ होनी है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में जाना है। तो अब इस परफॉर्मेंस और नो डाउट ऑस्ट्रेलिया का अब जो है वो मॉरल इंतहाई हाई है। जो एक इसी वर्ल्ड कप में एक मौके पर ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया टॉप 4 का हिस्सा भी नहीं बनेगी, आज कल वो फाइनल खेलने वाली है भारत के साथ। ऑस्ट्रेलिया को इस टूर को आप कैसे देखते हैं और आपके ख्याल में टीम में किस किस्म की जो है ना टीम को मुंतखब करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कप्तान के हवाले से बात करूं, शान मसूद टीम की क़यादत करेंगे और शान मसूद के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी अहम सीरीज़ के लिए वो कप्तानी के तौर पर जाएंगे। कोई तजुर्बा नहीं है, पाकिस्तान आज तक ऑस्ट्रेलिया को सीरीज़ नहीं मात दे सका है। तो सबसे पहले तो शान मसूद इस अज़म का ज़रूर इज़हार करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करेंगे कि हम ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त देने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए प्लानिंग करनी होगी आपको।
ऑस्ट्रेलिया आपको इतनी आसानी से जो है जान छोड़ने वाले नहीं है। वो अपने ममालिक में जिस तरह कहा जाता है ना कि इंडिया अपने मुल्क के अंदर शेर है, तो वो भी अपने मुल्क के अंदर शेर है। बड़ी से बड़ी टीमों को भी जो है वो बआसानी दबोच लेते हैं। और यही कुछ आपने देखा कि लास्ट सीरीज़ के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया ने किया। उन्होंने बाकायदा तौर पर जो प्लानिंग करके रखते हैं ना, उस पर काम करते हैं। बिल्कुल। और शान मसूद क्योंकि पाकिस्तान टीम की क़यादत करेंगे, आपको 3 से 4 लड़के ज़रूर जो है नए डालने पड़ेंगे। बेशक वो कुर्बानी का बकरा हो जाए, लेकिन उन्हें मुकम्मल तौर पर परफॉर्म करने का चांस देना चाहिए। जिस तरह आप कह रहे हैं मुस्तकिल मिजाजी के साथ, बेशक वो सीरीज में नाकाम हो रहा है, तीनों टेस्ट मैचेस दे दें उस लड़के को, जिसको भी नया लेकर जाएं आप वहां पर, सीरीज पूरी दें, ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी समझ में आए, ताकि हम भी ये कह सके ठीक है ये लड़का परफॉर्मेंस नहीं कर सका, इसे टीम में नहीं होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। मिसाल आपके सामने फवाद आलम अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, एक सीरीज में वो नाकाम होते हैं, टीम से बाहर कर दिए जाते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। तो टेस्ट के बाद में वनडे की भी बात करूंगा। मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है कि टेस्ट तो होगी, शान मसूद लेके चलेंगे, वनडे को कैसे लेके चलना चाहिए, और वनडे को देखने के लिए जिस किस्म की वनडे परफॉर्मेंस हमने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में दी है, क्या वनडे के लिए हमें मजीद मेहनत करने की जरूरत है? तो हमारे साथ आइएगा, वनडे क्रिकेट में बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, वक्फे के बाद हाजिर हूं और शहजादा मोइन मेरे साथ मौजूद हैं। बात हो रही थी पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड टूर की। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस की बात हो गई, लेकिन अब न्यूजीलैंड में पाकिस्तान को जो है वो T20 खेलने हैं, और T20 यकीनी तौर पर एक ऐसा तेज तरीन फॉर्मेट है जिस पर पाकिस्तान की बड़ी अच्छी जो गिरफ्त भी है। लेकिन क्या इस मरतबा न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज T20 की होगी, कैसे ज़्यादा कैसे देखते हैं? टेस्ट मैच में तो आपने बताया कि नो डाउट किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्या T20 में भी हमें इतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी? देखिए, हमारी टीम T20 की बेस्ट टीम है। अगर हम देख लें तो हम T20 में ज़्यादा कामयाबी हमने हासिल की हुई है। फिर नए कप्तान के लिए भी जो है एक नई सोच के साथ जाएंगे। 2 दफ़ा उन्होंने ज़रूर लाहौर कलंदर को कप्तान बनाया है, लाहौर कलंदर को उन्होंने ट्रॉफ़ी जिताई है। तो ऐसा लगता है कि शाहिनशाह आफरीदी पे थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर होगा, लेकिन एग्रेसिव हैं क्योंकि बॉलर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और कप्तानी भी करते हुए नजर आए ग्राउंड के अंदर। तो माजी में हम देख लें वसीम अकरम जिस तरह, इमरान खान जिस तरह, वक़ार यूनिस जिस तरह कप्तानी करते थे, तो शायद अब शाहिनशाह आफरीदी को ये सोच कर बना दिया गया कप्तान की थोड़े से एग्रेसिव होंगे, ग्राउंड्स के अंदर लड़ते हुए दिखाई देंगे। एक तजुर्बा भी कप्तानी और क़यादत के लिए, एक तजुर्बा, इतने सीनियर्स खिलाड़ी आपके साथ होते हैं, तो आप समझते हैं कि ये जो बैलेंस होता है ये कायम रह पाएगा या थोड़ा सा प्रेशर रहेगा? सब है, क्योंकि इनमें से कोई भी शाहिनशाह आफरीदी के साथ है सीनियर नहीं है, तमामी का टाइम पीरियड एक जैसा ही है। रिजवान, बाबर, शाहिनशाह आफरीदी, शादाब, ये सब एक जैसे प्लेयर्स हैं। इफ्तिखार, तमामी प्लेयर एक जैसे हैं, एक साथ तकरीबन 2, 2.5, 3 साल से मुस्तकिल खेल रहे हैं, तो इनके लिए सीनियर और जूनियर नहीं रहेगा। मैं कह रहा था T20 के टीम के हवाले से, T20 में पाकिस्तान की टीम है, सबसे पहले तो आपका इम्तहान है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फिर T20 की क़यादत करेंगे यहाँ पर शाहिनशाह आफरीदी। न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस किस्म की परफॉर्मेंस है न्यूजीलैंड की इस वर्ल्ड कप के अंदर, आप देख लें कि बड़ी अच्छी टीम है, और T20 में इससे ज़्यादा अच्छी टीम है न्यूजीलैंड की। वहाँ पर वो अपने प्लेयर्स को चांस भी देते हैं, फिर वो बाकायदा तौर पर IPL भी खेल रहे होते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग भी खेल रहे होते हैं। उनके प्लेयर दुनिया भर में जितनी भी लीग्स होती हैं वो तमामी का हिस्सा होते हैं न्यूजीलैंड के प्लेयर्स। तो T20 में तो वो पाकिस्तान से ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है, और ख़ासकर वहाँ ज़्यादा एडवांटेज होगा जब वो अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे होंगे। फिर शाहिनशाह आफरीदी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये दौरा, क्योंकि इसके बाद हमने देखना है कि कप्तानी का भी बड़े नज़र में रखनी है। उन्होंने सिर्फ सीरीज़ बाई सीरीज़ कप्तानी दी है सिवाय शान मसूद के। शान मसूद 2025 तक के लिए टेस्ट टीम की कप्तानी करेंगे, लेकिन शाहिनशाह आफरीदी के लिए कहा गया है कि शाहिनशाह आफरीदी के इस टूर के बाद हम भी बेहतर फैसला करेंगे किस को कप्तान रखना है या फिर कप्तान में चेंजिंग करनी है। बिल्कुल। इससे पहले कि मैं अब वर्ल्ड कप के फाइनल की तरफ जाऊं और भारत और ऑस्ट्रेलिया को हम थोड़ा सा इवेल्युएट करने की कोशिश करें, इनकी पूरी परफॉर्मेंसेस को देखते, माजी की परफॉर्मेंसेस, इसी वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस, और इनकी जो टीम बैलेंसिंग है बॉलिंग और बैटिंग दोनों शोबों के अंदर। आखिरी सवाल,
जो पीसीबी में और जो उखाड़ प्रचार चीफ सिलेक्टर से लेकर हमारे यूनुस खान साहब और उमर गुल और फिर हफीज़, अब शाहिद खान आफरीदी का नाम आ रहा था और बड़ा शद्दोमत के साथ कहा जा रहा था कि शाहिद खान आफरीदी को भी कोई बड़ी बड़ी जिम्मेदारी पीसीबी में सौंपी जाने वाली है। तो क्या आप समझते हैं कि वो एक रूमर्स ही थी या ऐसी कोई आपको क्ल्यू मिलता है? क्योंकि मेरे ख्याल से क्रिकेट के क्ल्यू आपके बड़े मिलते रहते हैं। देखें शहनशाह शाहिद आफरीदी आफरीदी। के बिल्कुल वो सुसर हैं, और जिस किस्म की बातें हो रही थी, उन्होंने कुछ अरसे कबल ये कहा था, इजहार किया था अपना कि दो दफ़ा की चैंपियन उन्होंने लाहौल कलंदर को बनाया है। तो शहनशाह आफरीदी कप्तानी आहिस्ता 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 शाहिद आफरीदी, यूनुस खान, मोहम्मद हफीज़, वहाब रियाज एक तक दौड़ की तरह एक जगह पर बैठे और उन्होंने जो फैसला किया शायद बेहतर रहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, और शहनशाह आफरीदी टीम की क़यादत कर रहे हैं। शाहिद आफरीदी के हवाले से ये कहा जाए कि उनके पास शायद अब टाइम बहुत कम है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें उनके सामने हो रही होती हैं, फाउंडेशन वो चला रहे हैं, तो बहुत सी टाइम का उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्योंकि माजी में अगर देखें तो कुछ दिनों के लिए उन्हें चीफ सेलेक्टर बनाया गया था, बड़े बोल्ड डिसीजन ले रहे थे, सरफराज उन्हीं की बदौलत टीम में वापस आए, फिर नौजवान प्लेयर्स को ड्रेसिंग रूम में जो है शेयर करने का मौका मिला, तो ये शाहिद आफरीदी थे जिन्होंने नौजवान प्लेयर्स को जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अंडर 19 में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उन्हें ड्रेसिंग रूम शेयर कराए। माजी में कब तकरीबन 1988-1992 में हुआ करता था, लेकिन शाहिद आफरीदी ने आने के बाद चीफ सेलेक्टर ये काम करवाए। तो अब यही कहूंगा कि शाहिद खान आफरीदी जिस किस्म के काम कर रहे हैं, उनका फोकस शायद क्रिकेट पे तो है, लेकिन साथ साथ अगर हम देखें तो फाउंडेशन के लिए वो ज्यादा सरगर्म नजर आ रहा है। वो क्रिकेट की निगाह से देखते हैं, जहां उन्हें बोलना पड़ता है, बोल्ड बयान देते हुए नजर आते हैं। आपने खुद अपने जवाब में कहा, इसकी क्या एक वजह ये भी हो सकती है कि बड़े बोल्ड डिसीजन लेते हैं, और बिल्कुल आज ऐसे बोर्ड लोगों की जरूरत नहीं है, थोड़े से कंप्रोमाइज हो, चाहे बात देखिए इस वक्त जितने भी बोर्ड के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपॉइंट किए हैं, जितने भी लोग, वो सारे के सारे बोल्ड डिसीजन लेने वाले खिलाड़ी हैं। और क्योंकि बाजी में जिस तरह उन्होंने काम किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, उम्मीद है कि इस दफ़ा भी पाकिस्तान के लिए अच्छी टीम सेलेक्ट होगी दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए, न्यूजीलैंड के लिए जब T20 सीरीज़ हो तो वहाँ पर भी अच्छे। लेकिन इनमें सबसे अल्ताफ़ साहब है, मैं एक बात कहूँगा, जिन नौजवान खिलाड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ ना, उन्हें मौका ज़रूर मिलना चाहिए। ख़ासकर अगर देखें तो कामरान गुलाम डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया, उन्हें मौका फराम नहीं किया जा रहा, टीम के साथ ट्रेवल करते रहे लेकिन मौका फराम नहीं किया गया। तैयब ताहिर बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में, बैटिंग में अगर देखें तो उन्हें मौका फराम करना चाहिए। वो मौका कौन देगा, किस वक्त देगा, ये शायद है लम्हे, ये इसका लम्हे का इंतज़ार है। लेकिन जिस तरह चीफ सेलेक्टर बने हुए हैं और जिस तरह के काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये लोग, और बोल्ड डिसीजन लेते हुए, उम्मीद है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करने वाले 2 से 3 प्लेयर्स को आप जरूर चांस दें। आपके पास अब मौका है। मोहम्मद नवाज पे आप कब तक इंतजार करेंगे? गो के, और फिर मोहम्मद नवाज के साथ साथ मैं एक प्लेयर और, नोमान अली जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इब्रार के साथ यकीनन ऑस्ट्रेलिया के दौरे में वो जरूर मौजूद है, लेकिन उनकी भी एज 36-37 साल हो चुकी है। क्रिकेट 5 डे क्रिकेट की बेहतरीन बॉलर है पाकिस्तान के, लेकिन शायद उनकी जगह पर नेमल बदल के तौर पे हमें नौजवान खिलाड़ियों को लेकर आना चाहिए। सुफियान मुकीम एक लड़का बड़ा जबरदस्त निकल कर सामने आया, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, अच्छी बैटिंग भी करता है। अरफात मिनास एक लड़का आया जिसने बैटिंग में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो इन लड़कों को नजर में रखनी चाहिए, जल्दी ना दें, लेकिन जब मौका आए, जब आपके सामने आपसे कमतर टीम के खिलाफ सीरीज खेलनी हो, तो वहां इन लड़कों को जरूर मौका फराम करना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि माजी में हमारे साथ अभी वर्ल्ड कप से कबल जो भी कम हरीफ जो थे, हमसे कमजोर जो टीम थी, हमने उनके खिलाफ अपने नौजवान खिलाड़ियों को आजमाया नहीं। बैटिंग में उमैर बिन यूसुफ बड़ा उभर के सामने आया है। बिल्कुल, मैंने उमैर बिन यूसुफ है, मीर हमजा है जिसकी फास्ट बॉलिंग करता है मीर हमजा, उमैर बिन यूसुफ जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा कर रहा है। फिर एक लड़का अंडर 16 में अब्दुल्ला निकल कर आया है, हसीबुल्ला निकल कर आया है। तो फिर इन लड़कों को अगर हम चांस नहीं देंगे ना, तो फिर उनके साथ जाती होगी। और फिर साथ साथ जातियों की बात हो रही है, तो जिस तरह बाबर आजम के साथ टेस्ट की कप्तानी, तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छीनी गई, आपके और मैं अपने प्लेटफॉर्म से भी हमेशा ये आवाज़ उठाता रहूँगा कि यकीनन जिन खिलाड़ियों के साथ जाती होती है उसके साथ विनर्स टीवी हमेशा खड़ा है। लेकिन साथ साथ अगर हम देखें तो कप्तानी का जो प्रेशर होता है ना, वो ग्राउंड के अंदर कप्तानी जान सकता है। क्या बात है, ये तो नो डाउट। हम स्टूडियो में बैठे हैं तो यहाँ का प्रेशर हम जानते हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है। और इस वक्त कम वक्त में मैं आखिरी सवाल में आपकी तरफ लेके आ रहा हूँ। कल का फाइनल नो डाउट हॉट तरीन फेवरेट जो है वो भारत है। भारत में हो रहा है, भारत की परफॉर्मेंस अनबीटन रहना और कम स्कोर पे आउट कर देना, बड़े स्कोर बना लेना।
अब बताइए कल के फाइनल में आप क्या होता देख रहे हैं? देखिए, भारत मुसलसल 9 मैचेस में कामयाबी हासिल की। 10वां मैच जब वो खेल रही थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहाँ पर हमने देखा कि उनकी बॉलिंग उस किस्म की बॉलिंग करती नज़र नहीं आई जिस तरह उन्होंने पिछले 9 मैचेस के अंदर करते दिखाई दिए। तो यहाँ पर एज ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा हासिल हो जाएगा, क्योंकि उनके बैटर्स बड़े फॉर्म में हैं, मिचेल बड़े अच्छे फॉर्म में हैं, फिर वार्नर बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म का मुजाहरा कर रहे हैं। विलियमसन, न्यूजीलैंड के जो कप्तान थे विलियमसन, उनका भी बयान सामने आया है कि 2 फाइनल अच्छे होंगे, लेकिन उन्होंने भी फेवरेट के तौर पर जो है ऑस्ट्रेलिया को करार दिया है। तो यकीनन ऑस्ट्रेलिया की टीम है इस वक्त मेरी नज़र में कल के फाइनल के मैच की विनर जो है 2023 आईसीसी वर्ल्ड कप की ऑस्ट्रेलिया नजर आ रही, क्योंकि 5 दफा उसने जीता है, 6ठी बार इस दफा इंडिया के खिलाफ इंडिया की सरजमीन पे वो जीतती दिखाई दी। ये मेरा तजिया है, ये तजिया, ये एक अनोखा तजिया, नो डाउट। दुनिया कुछ भी कहे, शहजादा मोइन जो है और जो भी हमारे मुबस्सिर तजिया निकार हैं वो नफ्स पर हाथ रखते हैं क्रिकेट की, और इन्होंने कह दिया कि इनकी नज़र में ऑस्ट्रेलिया जो है वो ज़्यादा हॉट फेवरेट है। नो डाउट इन्होंने नहीं, न्यूजीलैंड के कैप्टन भी यही कह रहे हैं और बहुत सारे सीनियर क्रिकेटर कह रहे हैं कि एक अपसेट के चांसेस हैं। नो डाउट इंडिया की जो भी बॉडी लैंग्वेज इस पूरे टूर्नामेंट में रही है, इससे कतई तौर पर मैं तो ज़ाती तौर पर इनकार नहीं कर सकता, और मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत इस बार सुखरू हो सकता है अपने होम ग्राउंड में, अपने होम क्राउड के सामने। लेट्स सी कल का मैच, आप सब एंजॉय कीजिएगा, और बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन साहब हमारे साथ रहने के लिए, और इस प्रोग्राम को यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अगले प्रोग्राम तक किसी नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।